हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका ज्ञान गोदावरी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे। हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और उसी क्रम में हम आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 105 से आगे देखेंगे। तो अभी जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन फ्लैश करेगा, ये देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 कहता है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब ये गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स। कह रहा है कि ऐसी क्वालिटी जो कोई व्यक्ति ईमानदार हो और ईमानदार ही ना हो, उसके पास कुछ नैतिक सिद्धांत भी हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? ऐसी क्वालिटी को क्या कहते हैं? व्यक्ति को नहीं, ऐसी क्वालिटी को क्या कहते हैं? तो ऐसी क्वालिटी को कहते हैं इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब केवल ऑनेस्ट होना ही नहीं है, बल्कि आपके पास नैतिक सिद्धांत भी होना चाहिए, तब आपकी जो क्वालिटी है वो इंटेग्रिटी कहलाएगी। इनसेसिबिलिटी का मतलब होता है अनसेटिस्फैक्शन, अतृप्तता, जिसमें आप संतुष्ट नहीं हैं, वही क्या है? इनसेसिबिलिटी। इनसीडियसनेस का मतलब होता है हार्मफुलनेस। क्या होता है? हार्मफुलनेस। तो हार्मफुलनेस का मतलब होता है नुकसानदायक जो चीजें होती है वो इनसीडियस होता है। इंटेलेक्ट का मतलब होता है बौद्धिक, जिसके पास टैलेंट है। तो इस क्वेश्चन का सबसे एप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है वो है इंटेग्रिटी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 106। ये कहता है कि सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। एक्टिव फॉर्म यानी आपकी समस्या इसने आधी कर दी। कैसे आधी कर दी? आप ये देखिए, इसने कह दिया मुझे एक्टिव फॉर्म चाहिए, यानी जो सेंटेंस गिवन है आपके लिए वो क्या है? पैसिव है। तो देखते हैं, यहां पे लिखा है वॉज डायरेक्टेड। जल्दी से मुझे बताइए, वर्ब पकड़ना सिखाता हूं मैं। वॉज डायरेक्टेड ये कौन से टेंस से ताल्लुक रखता है? ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस में क्या होगा? जिसमें केवल और केवल क्या आया हो? डायरेक्टेड आया हो। ये एक्टिव वर्ब है, वो पैसिव वर्ब है। तो जिस ऑप्शन में केवल डायरेक्टेड होगा वही ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस ऑप्शन में डायरेक्टेड है, केवल डायरेक्टेड, ये ऑप्शन हो सकता है। लेकिन इसके बाद तीन ऑप्शन चूंकि दिए गए हैं, तो तीनों पर हम लोग क्या करेंगे? एक बार निगाह डालेंगे। अगर ये लास्ट सेंटेंस होता तो मैं इसे डिक्लेयर कर देता कि यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तीन ऑप्शन आगे भी हैं। तो दूसरे वाले में गलती क्या हो गई है? यहाँ पे इज आ गया, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं, जल्दी से रिजेक्ट कर दो। ऑप्शन बी आते हैं ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी में इसने हैज बीन डायरेक्टिंग लिख दिया, ये भी गलत है, क्योंकि हमें क्या चाहिए? डायरेक्टेड, केवल डायरेक्टेड चाहिए। ऑप्शन सी में डायरेक्टेड है। अब दो ऑप्शन में बात एकदम सही है कि दो ऑप्शन में डायरेक्टेड आया है। तो जब दो ऑप्शन में वर्ब की पैटर्न सेम हो जाती है, तो हमें करना ये चाहिए कि हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का इंटरचेंज देखना चाहिए। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है? स्टीवन स्पीलबर्ग। तो जिस ऑप्शन में सब्जेक्ट स्टीवन स्पीलबर्ग होंगे वही आंसर है। इसमें नहीं है और ये नहीं है, इसमें है। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। सो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन पार्ट। केवल इसको कह रहा है कि इस पार्ट में क्या ग्रामेटिकल एरर है? तो जी हाँ है, क्योंकि ये जो फ्रेज है गुड डील, ये ऐसे नहीं होता है। इसका करेक्ट तरीका है अ गुड डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ। ये पूरा एक पुश सेट जिसे आप कह सकते हैं, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा या बहुत अधिक। ठीक है ना? तो
यहां पे देखिए आर्टिकल ए नहीं लगाया गया है, तो अब कह रहा है कि इसको किससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो जिसमें अ गुड डील ऑफ आया है ऑप्शन नंबर ए में, तो ये है करेक्ट फ्रेज इसका। तो इस ऑप्शन से इसे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये नरेशन का क्वेश्चन है और यहां पे साफ साफ कहता है कि हमें इनडायरेक्ट फॉर्म चाहिए, यानी जो दिया है वो डायरेक्ट स्पीच है। और मैंने आपको बताया भी है कि डायरेक्ट स्पीच की पहचान है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो मैटर दिए जाते हैं वो होता है डायरेक्ट स्पीच की पहचान है इन्वर्टेड कॉमास का यूज होना। अब यहाँ पे लिखा है कि रानी सेड वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ क्लीनिंग प्रोग्राम इन द कॉलोनी टुमारो। देखिए असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस में पहले तो ये ढूंढ लीजिए कि देखिए कंजंक्शन कहाँ लगा हुआ है, कंजंक्शन दैट लगा हुआ है, किस में लगा हुआ है, पहले वाले में कंजंक्शन दैट लगा हुआ है। देखिए रूल को कैसे रूल ऑफ एलिमिनेशन लगाते लगाते हम सेंटेंस को करेक्ट कर जाएंगे। पहला वाला ऑप्शन है, इसमें कंजंक्शन दैट हमको चाहिए क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में कंजंक्शन दैट की डिमांड होती है। पहले वाले में है, होल्ड कर लो, हाँ ये हो सकता है। दूसरे वाले में नहीं है, नहीं हो सकता है, रिजेक्ट कर दो। तीसरे वाले में दैट है, हाँ हो सकता है। अब चौथे वाले में भी दैट है, हाँ हाँ। अब ए सी डी हो सकते हैं और बी नहीं हो सकता है, रिजेक्ट हो गया। आ जाओ दूसरे वाले में देखते हैं, प्रोनाउन चेंज करके देखते हैं कंजंक्शन के बाद। कंजंक्शन के बाद जिसमें वी चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रानी के अकॉर्डिंग, तो ये बन जाएगा दे। और यहाँ पे दे के लिए दे किस में है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हो सकता है। ऑप्शन बी ऑलरेडी कट हो चुका है। ऑप्शन सी और डी नहीं हो सकते हैं क्योंकि इसने वी को चेंज ही नहीं किया है। तो आपका सी और डी हो गया। करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए। आपको पूरा सेंटेंस पकड़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको पूरा सेंटेंस फ्रेम करने की जरूरत ही नहीं है। सीधे सीधे आप क्या कर सकते हैं, सीधे आप सेंटेंस को देखें, बस दो तीन चीजें पकड़ लीजिए। अगर उस पर फिट बैठा तो एलिमिनेट कर दीजिए, नहीं फिट बैठा तो एलिमिनेट कर दीजिए, फिट बैठा तो होल्ड कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब ये गिवन सेंटेंस का डायरेक्ट फॉर्म मांग रहा है। डायरेक्ट फॉर्म यानी इनडायरेक्ट स्पीच है ये। क्या है ये, इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसमें क्या है, देखिए यहां पे एक बात गौर करने वाली है कि यहां पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो फ्यूचर टेंस में है। तो जाहिर सी बात है रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट का सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज का टेंस चेंज नहीं होगा। यानी अब जिसमें आई विल टेल हिम लिखा रहे तो उसमें हम लोग चेंज करेंगे लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा। प्रोनाउन की जरूरत पड़ेगी तो चेंज करेंगे। तो आई विल टेल हिम को आई विल टेल हिम ही रहेगा, या आई विल से टू यू, तो आई विल से टू यू कहीं नहीं लिखा है लेकिन इसमें आई विल टेल हिम लिखा है। दैट हटेगा और कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज लगेंगे। आई यहां फर्स्ट पर्सन बिकम्स फर्स्ट पर्सन। यहां पे देखिए चेंज नहीं किया, आई डोंट वांट टू ज्वाइन द आर्ट क्लास। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी नहीं होगा क्योंकि इसने सेड कर दिया, यहां रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। आई वांट टू टेल हिम, यहां वांट कहीं नहीं दिया हुआ है तो ये भी नहीं होगा। आई विल टेल हिम हो सकता है ये करेक्ट हो जाता, लेकिन यहां पे इसने क्या किया, टेंस चेंज कर दिया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। जितना अंडरलाइन पार्ट है केवल इसी में आपको कोई ना कोई आपको सब्स्टिट्यूशन लाना है। मतलब अगर ये रॉन्ग है तो नीचे दिए गए ऑप्शन से आपको इंप्रूव करना है। जो ऑप्शन लेंगे माना जाएगा वही यहां आना चाहिए। तो क्या इसमें गलती है, जी हाँ बिल्कुल गलती है। आप कहेंगे कैसे, पहली चीज तो यहां पे पीरियड ऑफ टाइम मेंशन है 3 डेज। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या बना हुआ है, फॉर। तो जहां पे सिंस की जगह फॉर लगा होगा जिस ऑप्शन में, वही ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा।
तो यहाँ पे ऑप्शन ए में ही बैठा है फॉर 3 days, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये कह रहा है ग्रामेटिकल एरर फाइंड करो। अब ग्रामेटिकल एरर कहाँ होगा? आपको दिखाई पड़ रहा होगा पूरा सेंटेंस। अगर आप कायदे से पढ़ेंगे तो आपको पहले ही पार्ट में ये देखिए सेंटेंस पे यहीं पे ग्रामेटिकल एरर है। एक प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है इन ऑर्डर टू, ये पूरा एक प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है, ये करेक्ट फ्रेज है। लेकिन इसने क्या लगा दिया है? इन ऑर्डर फॉर। यही गलती है। अब ये वाला हिस्सा जिस ऑप्शन में आया है वही हमारा क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये वाला हिस्सा आया है इन ऑर्डर फॉर, ऑप्शन नंबर डी में। तो बस हम लोग को ये पहचानना है कि किस पार्ट में एरर है, तो एरर इसी पार्ट में है। और क्या गलती है? इन ऑर्डर टू की जगह इसने इन ऑर्डर फॉर लगा दिया है, यही गलती है। ठीक है, तो ये पैसेज आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है, तो इसको आप एक बार बहुत ही कायदे से पढ़ लीजिए और उसके बाद मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लिखा है नथिंग, नॉट इवन द एंग्री रेड एरप्शंस। रेड एरप्शंस क्या होता है? रेड एरप्शंस ऑन हर फेस। अब कोई फीमेल है, अब कौन है ये आगे पता चलने वाला है, लेकिन यहाँ पे रेड एरप्शंस लिखा है ऑन हर फेस। इसका मतलब होता है एरप्शंस माने उभार। जैसे मान लीजिए कि चेहरे पे कोई दाने निकल आते हैं रेड कलर के, उसे बोलते हैं रेड एरप्शंस। रेड नथिंग नॉट इवन द एंग्री एंड रेड एरप्शंस ऑन हर फेस एंड बॉडी। उसके बॉडी और चेहरे पे लाल लाल दाने निकल आए थे, एरप्ट उभार आ गए थे। तो उभार का मतलब होता है कि दाने आ गए थे। एंड बॉडी विल स्टॉप स्नेहा फ्रॉम एमिंग फॉर हर ड्रीम जॉब। यहाँ देखिए नथिंग, कोई भी चीज, यहाँ तक कि उसके शरीर पे निकले हुए, चेहरे पे निकले हुए दाने भी स्नेहा को अपने ड्रीम जॉब को पाने से रोक नहीं सकता। विल स्टॉप फ्रॉम एमिंग हर जॉब, ड्रीम जॉब, लक्ष्य बनाने से रोक नहीं सकता। अब आगे देखिए इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है, यानी स्नेहा के ये वर्ड्स हैं। क्या लिखा है? आई लव द इंडियन आर्मी। कहती है मुझे इंडियन आर्मी बहुत पसंद है। सेज द 18 ईयर ओल्ड, वो स्नेहा है जो 18 साल की है और वो कहती है कि मुझे इंडियन आर्मी बहुत पसंद है। आई लव द इंडियन आर्मी। एज शी सिट्स बाय हरसेल्फ, जब वो अकेले अपने आप में ही बैठी रहती है, अंडर वन ऑफ द कैनोपीज, एक कैनोपी के नीचे बैठी रहती है। कहाँ बैठी रहती है? एट द छत्रपति शिवाजी स्टेडियम। लोकेशन देखिए, छत्रपति शिवाजी स्टेडियम ऑफ द मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर बेलागावी। बेलागावी एक जगह है और वहाँ के मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर है आर्मी वालों का। वहाँ पे वो स्टेडियम है छत्रपति शिवाजी, वहाँ पे वो स्टेडियम के कैनोपी के नीचे बैठी है वो। और ये बेलागावी है कर्नाटका में, ये प्लेस दिया हुआ है आपको। आउटसाइड द एनक्लोजर, एनक्लोजर का मतलब होता है जो जहाँ वो बैठी है, जो टेंट है, जो तंबू, जो कैंप लगा हुआ है, उस कैंप के बाहर। यहाँ एनक्लोजर का मतलब है कैंप से, या जो वो जहाँ पे वो बैठी है उस जगह से है। आउटसाइड द कैंप, आप इसे कैंप समझिए, ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे एनक्लोजर को। आउटसाइड द एनक्लोजर, एनक्लोजर के बाहर, कैंप के बाहर, अराउंड 35 women रन ऑन द 400 मीटर ट्रैक। कितनी women? 35। 400 मीटर के ट्रैक पर रन करती हैं। अ डे अर्लियर, एक दिन पहले, स्नेहा हैड क्लियर्ड हर ग्राउंड टेस्ट। स्नेहा ने अपना ग्राउंड टेस्ट एक दिन पहले क्लियर किया था। और वो ग्राउंड टेस्ट में क्या क्या था यहाँ देख लीजिए। 1.6 किलोमीटर रेस दैट हैड टू बी कंप्लीटेड इन 8 मिनट्स, 8 मिनट और लेस।
1.6 किलोमीटर की रेस जिसे 8 मिनट में या उससे कम मिनट में कंप्लीट करना था। हाई जंप एंड लॉन्ग जंप, यहाँ पे 3 चीज मेंशन किया है, रेस, हाई जंप एंड लॉन्ग जंप, ये टेस्ट हुआ था उसका। एंड फिजिकल फिटनेस टेस्ट, और भी तमाम फिजिकल फिटनेस टेस्ट होते हैं, उसको उसने कंप्लीट किया था। व्हेन शी वाज डायग्नोज्ड विद चिकन पॉक्स, जब उसको चिकन पॉक्स की बीमारी का पता चला था। डायग्नोज मतलब पाया गया कि उसको चिकन पॉक्स है। चिकन पॉक्स जैसे हम आप कहते हैं छोटी माता निकल आना, तो उसे हम बोलते हैं। तो व्हेन शी वाज डायग्नोज्ड विद चिकन पॉक्स, तो उसको चिकन पॉक्स हो गया था। नाउ ऑन मेडिकेशन फॉर द पॉक्स, और वो उस बीमारी के लिए मेडिकेशन पे है, दवाइयों पर चल रही है। शी इज़ बैक एट द स्टेडियम फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, वो स्टेडियम में फिर से वापस आई मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए एज अ पार्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। रिक्रूटमेंट प्रोसेस का एक पार्ट होता है मेडिकल एग्जाम, आप जानते हैं, उसके लिए फिर से उसे वापस स्टेडियम में आना पड़ा। एज शी वेट्स फॉर हर टर्न, जब वो अपने टर्न का वेट कर रही होती है, आइसोलेटेड फ्रॉम द अदर वेमेन, अलग औरतों से बैठ के अलग हट के, चूँकि उसको बीमारी हो गई थी चिकन पॉक्स की, तो वो सबसे अलग होके आइसोलेट होके बैठी थी। स्नेहा सेज, स्नेहा कहती है, अपने आप से कहती है, आई हैड नो फीवर व्हेन आई लेफ्ट होम, मुझे बुखार नहीं था जब मैं घर के लिए निकली थी। लेफ्ट होम जब मैं लेफ्ट घर छोड़ी थी, घर से निकली थी, तो मुझे कोई फीवर नहीं था। और उसका घर कहाँ है, ये जगह बता रहा है, केरला में, ठीक है। आगे लिखा है, इवन व्हेन आई रीच्ड बेलागावी एंड गॉट दिस पिंपल्स, यहाँ तक कि जब मैं बेलागावी पहुँची और ये पिंपल्स हुए, आई डिड नॉट थिंक मच ऑफ इट, तो मैंने बहुत कुछ ज़्यादा इसके बारे में नहीं सोचा। सो आई केम फॉर माई फिजिकल एंड ग्राउंड टेस्ट, तो जो दाने उसके ऊपर निकले उसने सोचा होगा कि एज यूजुअल जैसे दाने निकलते हैं वही है, तो उसने बहुत कुछ नहीं सोचा और वो फिजिकल टेस्ट के लिए ग्राउंड पर आ जाती है। आगे है, अकम्पनीड बाय हर मदर, अपने मदर एंड अंकल, अपने मदर और अंकल के साथ वो आती है, अकम्पनीड माने साथ में। स्नेहा हु इज परसुइंग अ कंप्यूटर कोर्स, वो क्या कर रही होती है स्नेहा, ये तो अपनी तैयारी के लिए तो आई ही थी, लेकिन एज यूजुअल वो क्या करती है, परसुइंग अ कंप्यूटर कोर्स इन हर होम टाउन इरिट्टी। इरिट्टी एक उसका जगह है जहाँ पे उसका घर है, तो वहाँ से वो क्या करती है, कंप्यूटर का कोर्स कर रही होती है। अबाउट 41 किलोमीटर फ्रॉम कन्नूर, कन्नूर एक जगह है कर्नाटका में, वहाँ से 41 किलोमीटर दूर है वो उसका होम टाउन इरिट्टी। मेड द 611 किलोमीटर जर्नी फ्रॉम होम टू बेलागावी स्पेंडिंग 8 आवर्स, तो कितने किलोमीटर की जर्नी उसने कवर किया बेलागावी पहुंचने के लिए, 611 किलोमीटर की जर्नी फ्रॉम होम टू बेलागावी स्पेंडिंग 8 आवर्स, 8 घंटे उसको लग गए बस से यात्रा करने में, 3 घंटे लग गए उसको ट्रेन में, तो 11 घंटे कुल हो गए। और बता भी रही है, शी इज अमॉन्ग द 850 ऑड विमेन, 850 लोगों में वो थी, मेनी ऑफ whom have traveled several hundred kilometers, उनमें से बहुत सारे लोगों ने भी कम से कम सैकड़ों किलोमीटर की दूरी टर्न हुई होगी। टू टर्न अप एट द फर्स्ट एवर रिक्रूटमेंट रैली, ये पहली रिक्रूटमेंट रैली थी महिलाओं के लिए फॉर वीमेन टू द इंडियन आर्मी कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस। ये इस तरह की अपने आप में पहली रिक्रूटमेंट माने भर्ती थी महिलाओं के लिए सेना में मिलिट्री पुलिस के तौर पे। द रिक्रूटमेंट ऑफ वेमेन एज सोल्जर जनरल ड्यूटी, ये जो रिक्रूटमेंट थी वेमेन की एक सिपाही के रूप में जनरल ड्यूटी थी, वेमेन मिलिट्री पुलिस का नाम था इस रिक्रूटमेंट का। मार्क्स द फर्स्ट टाइम दैट वेमेन विल बी टेकन इन नॉट ओनली एज एन ऑफिसर, इसमें महिलाओं को केवल ऑफिसर की हैसियत से ही नहीं लिया जाएगा, बट एज सोल्जर्स गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी टू बी इन्वॉल्व इन एक्टिव मिलिट्री ड्यूटीज। मतलब उनको केवल
ऑफिसर के रूप में तैनाती नहीं मिलेगी कि आप ऑफिस में आइए, ऑफिशियल काम करिए और चले जाइए। जी नहीं, आप ज़रूरत पड़ने पे मिलिट्री वाले काम यानी बॉर्डर पे भी जाना पड़ सकता है, लड़ाइयाँ भी लड़नी पड़ सकती हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी जाना पड़ सकता है। तो जो जो मिलिट्री की ड्यूटीज़ होती हैं वो सब कुछ परफॉर्म करना पड़ सकता है। आगे देखते हैं। एज पर्सनल ऑफ द पर्सनल, यहाँ पर्सनल का मतलब होता है, एक होता है PERSONAL, एक होता है PERNNA। इसका मतलब होता है स्टाफ। एज पर्सनल स्टाफ ऑफ द मिलिट्री पुलिस, मिलिट्री पुलिस का एक जो कर्मचारी था, स्टाफ था, सदस्य था। द वुमेन सोल्जर will be responsible for investigating offenses। offenses से मतलब है अपराध, इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है उसकी जांच पड़ताल करना, अपराध की छानबीन करना। As personnel of the military police, the women soldier will be responsible, women soldier ही जिम्मेदार होंगी ऑफेंस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफेंसेस सच एज molestation। molestation का मतलब होता है उत्पीड़न, थेफ्ट चोरी, रेप बलात्कार। तो इस तरह के अपराध जब अगर होगा तो इन अपराधों की जांच पड़ताल की जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबल ये विमेन सोल्जर पर ही होगी। असिस्टिंग इन द मेंटेनेंस ऑफ गुड ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, और गुड ऑर्डर मतलब व्यवस्था को और अनुशासन को बनाए रखते हुए ये सारे काम किए जाएंगे। एंड कस्टडी एंड हैंडलिंग द प्रिजनर्स ऑफ वॉर, और इनको कस्टडी और जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं यानी युद्ध के दौरान जो कैदी लाए गए हैं उनको भी हैंडलिंग करना पड़ेगा। एसेंशियली कम्बैट सपोर्ट ऑपरेशन, यानी युद्ध के दौरान जो युद्ध में सपोर्ट, कम्बैट मतलब लड़ाई में सपोर्ट होने वाले जो ऑपरेशंस हैं वो सारी ड्यूटीज़ में इनको पार्टिसिपेशन देना होगा। द मूव इज़ अ पार्ट ऑफ A slow opening up of avenues। avenues मतलब होता है प्लेस, स्थान, avenues। कह रहे हैं ये द मूव का मतलब है जो वहाँ से यहाँ तक आना था, मतलब इरित्ती जो स्नेहा का होम टाउन था वहाँ से बेलागावी यहाँ आना था, तो यहाँ का जो इसी को मूव बोल रहे हैं। द मूव इज़ अ पार्ट ऑफ स्लो ओपनिंग अप ऑफ एवेन्यूज़। ये जो मूव था यहाँ पे जो एवेन्यू था जहाँ पे ये रिक्रूटमेंट हो रहा था फॉर वुमेन इन द आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड फोर्स के लिए जो स्थान था, ये बड़ा ही स्लो ओपनिंग अप था इनका। इन हिज इंडिपेंडेंस डे स्पीच लास्ट ईयर, पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के अपने स्पीच में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हैड सेड, उन्होंने कहा था, women officers recruited into the armed forces under the short service commission। किसके तहत उनको नियुक्ति की जाएगी? शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत। would be given the option of taking up permanent commission। उनके पास ऑप्शन होगा शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए, ऑप्शन होगा नियुक्ति शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू होगी, लेकिन ऑप्शन होगा परमानेंट कमीशन के लिए। एक तरह का ये गिफ्ट था, अ गिफ्ट टू इंडियाज ब्रेव डॉटर्स, जो हमारे भारत की बहादुर लड़कियां हैं, बेटियां हैं, उनके लिए एक गिफ्ट था ये। फॉलोइंग अ नोटिफिकेशन, और इस स्पीच के बाद एक नोटिफिकेशन इशू किया गया बाय द आर्मी ऑन अप्रैल 25 को एक नोटिफिकेशन आया, अधिसूचना आई। अराउंड 15,000 women रजिस्टर्ड फॉर द रिक्रूटमेंट रैली एट बेलागावी। तो जब नोटिफिकेशन आया तो 15,000 महिलाएं, ध्यान रखना है इस बात को, 15,000 महिलाओं ने रजिस्टर किया इस भर्ती रिक्रूटमेंट रैली के लिए। कहाँ? बेलागावी में। अच्छा, द फर्स्ट ऑफ 5 सच टू बी हेल्ड अक्रॉस इंडिया, और इस तरह का पहला 5 पूरे भारत में ये हेल्ड आयोजित किया गया था रिक्रूटमेंट टू फिल 100 पोजीशंस इन द मिलिट्री पुलिस। तो 100 पोजीशंस को फिल करने के लिए 5 इस तरह के कैंप लगाए गए थे पूरे भारत में। और स्नेहा कहाँ आई थी? बेलागावी में आई थी। द बेलागावी सेंटर कैटर्ड टू कैंडिडेट्स फ्रॉम द सदर्न स्टेट ऑफ कर्नाटका। अब बेलागावी जो सेंटर था, ये जितने दक्षिण भारत के लोग थे
उनको शामिल किया, उन कैंडिडेट्स को। अब बता रहा है कि कहाँ, सदर्न स्टेट्स ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका से, केरला से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार एंड पुडुचेरी। अब देखिए 5 जगह पूरे भारत में होना था, तो दक्षिण भारत का सेंटर कहाँ था, बेलागावी में था। उसमें पूरा दक्षिण भारत को कवर कर लिया था उसने, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूनियन टेरिटरीज, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी। अब उनमें 15,000 विमेन ने रजिस्टर किया, जैसा कि यहाँ पे बता रहा है। ऑफ द 15,000 एस्पिरेंट्स, जितने पार्टिसिपेंट्स थे, एस्पिरेंट थे, जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया 15,000, अबाउट 3,000 वर शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ दियर क्लास 10th मार्क्स। 15,000 में से 3,000 को तो शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया केवल 10वीं के मार्क्स पे, क्लास 10th के मार्क्स पे, विद द कट ऑफ सेट एज 86%। कट ऑफ कितना सेट किया गया था, 86%। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 86% कट ऑफ सेट कर दिया कि जिसका 10th में 86% होगा उनको ले लिया जाएगा। तो 3,000 को तो ऐसे ही शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया। ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स, जितने शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स थे उनमें से ओनली अबाउट 1/3 यानी 1/3 turned up at the बेलागावी सेंटर बिटवीन अगस्त 1 and 5। अगस्त 1 से 5 के बीच में बेलागावी सेंटर पे उन लोगों ने 1/3 लोगों को बुला लिया। एट द डेट एंड टाइम असाइन टू देम, जो भी डेट एंड टाइम दिया गया था उनको बुला लिया गया कि आप इस डेट एंड टाइम पे आइए। जस्ट देन, तभी, आउटसाइड द एनक्लोजर, उसके कैंप के बाहर, वेयर स्नेहा इज सिटिंग, जहां पे स्नेहा बैठी थी, अ श्रिल विसल पियर्सेस द एयर। श्रिल माने बहुत तेज, विसल माने सीटी, पियर्सेस माने होता है छेद कर देना। तो हवा को छेद करती हुई एक बहुत तेजी से सीटी सुनाई पड़ी। तो यहाँ पे छेद करने का मतलब है, भाव यहाँ पे ये दिया गया कि बहुत तेज एक सीटी बजती है। एंड अनदर बैच ऑफ गर्ल्स टेक्स ऑफ, और एक और बैच की लड़कियां वहां ग्राउंड में आती हैं। टेक्स ऑफ करती हैं मतलब आ जाती हैं। टेक्स ऑफ फीट ऑन द वेट ग्राउंड, वो जो ग्राउंड रहता है वहां पे में भी बारिश हुई होगी, कुछ भी वो गीला रहता है, नमी रहती है वहां पे। तो जो भीगे हुए ग्राउंड पे आते हैं, मोस्टली बेयर मतलब सब नंगे पैर होते हैं, कोई कुछ पहना नहीं रहता है। मेकिंग अ डैश फॉर दियर प्लेस इन हिस्ट्री, और अपना एक स्थान बनाने के, इतिहास में अपना एक स्थान बनाने के लिए वहाँ पे प्रयास करती हैं। डज एवरीबडी अंडरस्टैंड इंग्लिश, वहाँ पे क्वेश्चन किया जाता है सबसे, जब लोग अपने अपने डैश पे आके खड़े हो गए, अपने अपने स्थान पे आके खड़े हो गए, तो कोई क्वेश्चन पूछता है। कौन पूछता है, यहाँ लिखा हुआ है, मेजर चौधरी एंड द ग्रुप ऑफ 30 वेमेन। मेजर चौधरी और 30 महिलाओं का ग्रुप था, सिटिंग ऑन रेड कारपेट्स ऑन द ग्राउंड, और 30 महिलाओं का ग्रुप था और वो लोग ग्राउंड पे बैठे हुए थे। ठीक है, तो कौन पूछता है, पहले ये देखा जाए। मेजर चौधरी पूछते हैं, डज एवरीवन अंडरस्टैंड इंग्लिश, क्या सब लोग अंग्रेजी समझते हैं। तो वहाँ पे सिटिंग ऑन द कारपेट, रेड कारपेट, वहाँ लाल एक कारपेट बिछा होता है, उस पर 30 महिलाएं बैठी हुई होती हैं और बेलूज जोर से चिल्ला के बोलती हैं यस, यानी हमें इंग्लिश आती है। सो हियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपका पैसेज। मैंने आपको बहुत सरल तरीके से एक्सप्लेन किया, आपने भी इसको समझा होगा। अब मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। तो इससे रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, कह रहे व्हाट इज द ओकेजन बीइंग टॉक्ड अबाउट इन द पैसेज। किस तरह के ओकेजन की बात की गई है इस पैसेज में। बहुत सीधी सी बात है कि आपको पता है कि इंडियन आर्मी में क्या हो रहा है, रिक्रूटमेंट हो रहा है महिलाओं का, रिक्रूटमेंट ऑफ द वेमेन इन द इंडियन आर्मी। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सीधे पैसेज पर बेस्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 113, विच सिटी डज स्नेहा कम फ्रॉम। स्नेहा कौन से सिटी से आती है, ये जल्दी आपको बताना है।
कन्नूर केरला, कोझिकोड केरला, इरिट्टी केरला, बेलागावी कर्नाटका। ये चीज़ आपको बताना है, जल्दी से बताइए, क्योंकि मैंने पढ़ाते समय अंडरलाइन इस बात को करवा दिया था कि किस में आती है ये। तो तुरंत आप चीज़ों को पढ़िए और फटाक से बताइए किस स्टेट से आती है वो। तो देखिए, आपको इरिट्टी एक वर्ड आया था, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इरिट्टी केरला। क्वेश्चन नंबर 114 है, वाई आर द एरप्शंस ऑन स्नेहा फेस? स्नेहा के फेस पे वो एरप्शंस लाल दाने क्यों हो गए थे? तो क्यों हो गए थे? क्योंकि उसको चिकन पॉक्स हुआ था। शी हैज गॉट द चिकन पॉक्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, कह रहे हाउ मेनी वीमेन आर पार्टिसिपेटिंग एट द रिक्रूटमेंट रैली एट बेलागावी? तो कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था बेलागावी में, इसको आप बताएंगे। हाउ मेनी वीमेन आर पार्टिसिपेटिंग? तो रजिस्टर्ड किया था 15,000 लोगों ने पार्टिसिपेटिंग द रिक्रूटमेंट। बेलागावी में कितने उन्होंने किया था? तो बेलागावी में कितने किए थे? 850 रिक्रूटमेंट हुआ था ऑल टुगेदर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं व्हाट गिफ्ट वाज अनाउंस्ड बाय द पीएम मोदी? What gift was announced by the PM Modi in his Independence Day speech last year for the brave daughters of the country? तो क्या किया गया था? किया गया था परमानेंट कमीशन इन द आर्म्ड फोर्सेस। Women will be recruited at armed forces. Women will be recruited as soldiers in the armed military forces. Women officers will be able to opt permanent commission in the armed forces. उन्होंने कहा था कि शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे तो शॉर्ट लिस्ट, लेकिन उनको परमानेंट कमीशन के रूप में वो ज्वाइन कर सकती हैं। ये एक गिफ्ट था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है इन वॉट वे इज हिस्ट्री बीइंग मेड इन बेलागावी? किस तरह से बेलागावी में हिस्ट्री बनाया, किस तरह से इतिहास बनाया गया था? तो आपने देखा पैसेज में लिखा था दिस रैली मार्क्स द फर्स्ट टाइम दैट वुमेन विल बी टेकन एज सोल्जर। पहली बार ऐसा हुआ था कि वुमेन क्या करेंगी? सोल्जर के रूप में उनका रिक्रूटमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज विल बी परफॉर्म बाय विमेन सोल्जर्स? किस तरह की ड्यूटीज परफॉर्म की जाएगी विमेन सोल्जर्स के द्वारा? तो देखते हैं कौन कौन सा है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफेंसेस इन्वॉल्विंग मोलेस्टेशन, थेफ्ट एंड रेप। जी हाँ, ये नंबर 1 है। ठीक है, तो असिस्टिंग मेंटेनिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, हाँ जी हाँ, ये भी है। और एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स, जी नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब नहीं है। हैंडलिंग प्रिजनर्स ऑफ वॉर कस्टडी, जी हाँ, ये चौथा है। यानी 1, 2 और 4, यानी 1, 2 एंड 4। तो 1, 2 एंड 4 का ऑप्शन नंबर सी में है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, पैसेज अगर आपने समझा है तो आप सारे आंसर दे सकते हैं इजीली। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी टू क्वालिफाई द रिक्रूटमेंट इन द आर्म फोर्सेस? तो कह रहा है कि आर्म फोर्स में रिक्रूट भर्ती करने के लिए ये सारी चीजों की जरूरत नहीं है। तो किसकी जरूरत नहीं है? लॉन्ग जंप एंड हाई जंप, हाँ इसकी जरूरत तो है। 1.6 मीटर रेस टू बी कंप्लीटेड इन 8 मिनट, हाँ इसकी भी जरूरत है। टू स्पीक इंग्लिश, हाँ वो पूछे थे। टू स्पीक इंग्लिश उन्होंने पूछा था ना लास्ट वाले सेंटेंस में, डज एवरीवन स्पीक इंग्लिश? तो
स्पीक इंग्लिश, इसकी भी ज़रूरत है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट, इसकी भी ज़रूरत है। वो ज़रूरत तो सबकी है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में भाई कुछ गड़बड़ी है। लेकिन अगर यहाँ पे हटाया जाए अब मौजूदा विकल्पों में से, तो देखा जाए तो हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन अगर कंपलसरी देखा जाए तो हमारे पास कंपलसरी ऑप्शन के रूप में क्या क्या हो सकता है। ऑप्शन ए लॉन्ग जंप चाहिए, 1.6 मीटर रेस चाहिए, और ये ऑप्शन फिजिकल फिटनेस चाहिए। लेकिन यहाँ पे पैसेज में ये नहीं मैंडेटरी कहा है, कहीं भी बताने की कोशिश किया है कि नहीं इंग्लिश आना ही चाहिए। बस उन्होंने पूछा है कि क्या इंग्लिश सबको समझ में आती है। तो यहाँ पे सबको इंग्लिश समझ में आती है का मतलब है ये जरूरी नहीं है कि वो फिजिकल फिटनेस के लिए ज़रूरी हो। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा मौजूदा विकल्पों में? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वर नॉट कवर्ड बाय द बेलागावी सेंटर? कौन कौन सा स्टेट नहीं कवर किया गया था बेलागावी सेंटर में? तो कौन कौन सा स्टेट नहीं कवर किया गया था? कर्नाटका केरला था, यस। यूटी ऑफ पुडुचेरी लक्षद्वीप, हाँ ये। तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, ये भी है। कौन नहीं किया गया था? महाराष्ट्र एंड गोवा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा महाराष्ट्र एंड गोवा, क्योंकि इसी को शामिल नहीं किया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज? कह रहे पैसेज के अकॉर्डिंग ट्रू नहीं है। तो कौन सा पैसेज अकॉर्डिंग ट्रू नहीं है? पढ़ लेते हैं। अबाउट 1/3 ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स टर्न अप एट द बेलागावी सेंटर। जी हाँ, ट्रू है ये। हमसे पूछ रहा है नॉट ट्रू, तो ये तो ट्रू हो गया। विमेन वेयर कॉल्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लास 10th मार्क्स, ये भी सही है, ये भी ट्रू है। देयर आर ओनली 100 पोजीशंस टू बी फिल्ड अप, कितनी वैकेंसी आई थी? केवल 100 पोजीशन की आई थी, ये भी ट्रू है। 3000 women रजिस्टर्ड फॉर द रिक्रूटमेंट एट बेलागावी, ये गलत है, यही फॉल्स है और यही आपका आंसर है। 3000 नहीं बल्कि 15000 का रजिस्ट्रेशन हुआ था। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, 3000 women रजिस्टर्ड। तो ये रहा स्टूडेंट्स आज का प्रैक्टिस। अब हम लोग बहुत जल्दी आपको अनाउंस करने वाला हूं मैं कि बहुत जल्दी अब हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं ये प्रैक्टिस हम लोग एक्चुअली शुरू करेंगे लाइव क्लास के थ्रू। तो इसमें क्या होगा कि अभी तो हम वीडियोस बना के डाल देते हैं, लेकिन आपका इंटरेक्शन होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं लाइव क्लास भी अब लेके आऊँगा और प्रैक्टिस बैच हम लोग लाइव क्लास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।